Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है भद्रा टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे भारतीय संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस को दर्शाता है। पहला है प्रीएम्बल, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। तो बताना है इन तीनों में से बताओ वो कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा थंबनेल में देखा है कि नेपाल कहीं ना कहीं आज के समय पर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। और ये पूरा मामला ये निकल कर आया है कि नेपाल ने अपना 100 रुपये का नया नोट निकाला है और उस नए नोट के अंदर में जो इन्होंने अपने नेपाल का नक्शा दिखाया है उसमें भारत के भी 3 हिस्से ऐड कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एस जयशंकर जी का क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन का ये आर्टिकल देख सकते हो कि ₹100 नेपाल करेंसी नोट टू हैव न्यू मैप, एंड वो जो मैप है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है भारत का लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी वाला जो हिस्सा है वो। तो ये जो पर्टिकुलर कह सकते हो कि प्लेस को लेकर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में, वो क्या है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारे यूपीएससी जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक है, तो हम इंडिया नेपाल के संबंधों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। सबसे पहले ये इंडिया का मैप है दोस्तों, ये नेपाल का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ये है नेपाल, 2 कंट्रीज के साथ में इसकी बाउंड्री लग रही है। ऊपर है चाइना और नीचे आपको ओवरऑल इंडिया देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो इंडिया 3 साइड से कहीं ना कहीं नेपाल के साथ में बाउंड्रीज को टच कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों पूरा मामला क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। होता यह है कि साल 2020 में नेपाल ने अपना एक नया मैप जो है वो जारी किया। उस मैप में भारत के 3 हिस्से को अपने हिस्से में दिखाया। नेपाल का कहना यह है कि ये जगह इंडिया की नहीं है, ये नेपाल की हुआ करती थी और नेपाल की रहेंगी। वो तीनों जगह का नाम क्या है, एक का नाम है लिम्पियाधुरा, दूसरा का है काला पानी और तीसरा है लिपुलेख। अगर हम इसको देखें अच्छे से मैप में तो ये आपको नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये है ओरिजिनल वर्जन, ये वाला फोटो आपको दिख रहा है, प्लीज इस वाली फोटो पे नजर मारिए। ये ओरिजिनल वर्जन है फोटो का। ये नेपाल है जो रेड कलर के पोर्शन में आपको दिख रहा है, और इधर ये इंडिया का हिस्सा आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो नेपाल का वर्जन है उन्होंने अपना खुद का जो मैप रिलीज किया है वो ऊपर वाला है। इसमें क्या हुआ कि जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है इन्होंने अपने मैप में दिखाया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये तो आपका ओरिजिनल वर्जन हो गया, ये नेपाली वर्जन हो गया जिसमें इन्होंने इतना हिस्सा अपने मैप में इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये हिस्सा इंडिया की टेरिटरी को दर्शाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये वाले मैप के तौर पर इन्होंने अपना जो एक 100 रुपये का नोट है वो लाने की बात की है, जिसको लेकर एस जयशंकर साहब जी ने बोला भी है कि देखिए हम यहाँ पे लंबे समय से इस मामले को देख रहे हैं और पहले ही हम ये क्लियर कर चुके हैं कि जो वो पर्टिकुलर टेरिटरीज हैं वो इंडिया की हैं। ठीक है, ऐसे डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि नेपाल पहला आया है जो ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है उसके साथ में। नेपाल से पहले आप देख पाओगे चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन्होंने भी यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी के साथ में कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। बट वो जो टेरिटरी नेपाल क्लेम कर रहा है वो भारत की थी और भारत की ही रहने वाली है।
ठीक है, बाकी काफ़ी कुछ डिस्कशन किए जाएंगे नेपाल के साथ में, देखते हैं आगे क्या जो हमारा सोल्यूशन है वो निकल कर आता है, और जो भी चीज़ें होंगी वो न्यूज़ में अपडेट होती रहेंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो अभी के समय पर ये न्यूज़ क्या थी, आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन केवल ये न्यूज़ आपके एग्जाम में काम कर जाए इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा अपने इंडिया नेपाल के रिलेशंस को भी पढ़ के जाना होगा। चलिए समझते हैं, और आपको ये भी दर्शाया जाएगा कि नेपाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए, स्पेशली आज के समय पर जब चाइना का इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर एशियन रीजन में इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया नेपाल के रिलेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हिस्टोरिकल टाइज का। इतिहास क्या है? नेपाल लंबे समय से एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश रहा है भारत का। फॉरेन पॉलिसी के अंदर में भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस देखने को मिला है। नेपाल और भारत का इतिहास देखोगे, चाहे आप हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेम है। इंडिया नेपाल दोनों यहाँ पे अपने जो टाइज हैं, स्पेशली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इन चीज़ों को लेकर फॉलो करते हैं, है ना। आपको पता होगा गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है इवन वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था ना गौतम बुद्धा जी का, और लुम्बिनी कहाँ पर है? वो नेपाल में है आज के समय पर। समझ गए? अब आगे आते हैं, जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये एक ओपन बॉर्डर को शेयर करती हैं। आप आराम से नेपाल ट्रैवल कर सकते हो, नेपाल से आ सकते हो, और कहीं कहीं पे आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। इंडिया नेपाल के जो परिवार हैं वो एक हैं, यानी कई सारी शादियां हुई हुई हैं दोनों कंट्रीज़ के फैमिलीज़ के बीच में, है ना, जिसको यहाँ पर नाम दिया जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। तो इंडिया नेपाल के बीच में एक कह सकते हो महत्वपूर्ण संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता, ये नाम दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई थी 1950 में। इसके बाद जो स्पेशल रिलेशंस है दोनों देशों के बीच में वो कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए चले गए। और कई सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो नेपाल में ओरिजिनेट होती हैं, है ना। इंडिया के जो पेरेनियल रिवर सिस्टम है उसको यहाँ पर ये भरती हुई नजर आती हैं। कई सारी नदियाँ आती हैं ऊपर से, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल से आती हैं नदियाँ, वो सीधा यहाँ पर इंडिया में एंटर करती हैं। फिर बात आती है व्यापार और इकॉनमी के बारे में। तो अगेन इंडिया नेपाल का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। जैसे नेपाल में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो सीधा सीधा हम नेपाल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रेड के मामले में नेपाल काफ़ी निर्भर है भारत के ऊपर में। उसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। जो इनके बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशंस आप देख पाओगे दोस्तों, ये इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि नेपाल के कुछ लोग, आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा, है ना। तो इंडियन आर्मी का जो ये गोरखा रेजिमेंट है, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट किया जाता है लोगों का, वो नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से ही लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है। इवन साल 2011 से इंडिया और नेपाल दोनों हर साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है भारत नेपाल के बीच में, इन दोनों की मिलिट्री के बीच में हर साल एक अभ्यास हो रहा है। उसको नाम दिया गया है सूर्य किरण। कई बार क्वेश्चन बन सकता है, बताओ सूर्य किरण नाम का अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है? वो है इंडिया और नेपाल। अब बात आती है चैलेंजेस के बारे में। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन चाइना का जो इंटरवेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नेपाल के जो एक प्रधानमंत्री बने थे केपी शर्मा ओली, अब केपी शर्मा ओली के वजह से भारत नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो गए थे। इवन पीपल टू पीपल रिलेशंस भी खराब हो रहे थे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का रोल है, क्योंकि केपी शर्मा ओली कहीं ना कहीं प्रो चाइना देखने को मिला करते थे। ठीक है, अब नेपाल एक लैंडलॉक नेशन है, चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई समुद्र का हिस्सा उसे टच करता नहीं है। ये डिपेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे, इंडिया के इम्पोर्ट्स के ऊपर में। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपाल के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय में दोस्तों चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया में तेज़ी से बढ़ा है। चाइना से सपोर्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ये सारी चीज़ें। इवन यहाँ पर जो चाइना है वो नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर कंसीडर करता है। आपको पता है ना, चाइना का ये प्रोजेक्ट है BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हो। ये है वो, जहाँ पे चाइना का मेन टारगेट है दुनिया भर की कंट्रीज़ को आपस में जोड़ना, उनके साथ में व्यापार करना, चाहे वो समुद्र के रास्ते के जरिए हो, चाहे वो यहाँ पर हमारा लैंड वाला हिस्सा हो। तो सभी जगह पे कंट्रीज़ को सपोर्ट दे दे के, है ना, लोन दे दे के, उनको कह सकते हो कि अपने अधीन बना बनाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो कर लिया है। इन्होंने कई सारे पोर्ट्स परचेज़ कर लिया, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का आपको पता होगा हम्बनतोता पोर्ट। इस तरीके से कई सारी जगह पर और भी अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट्स करे हैं चाइना ने, जिसके बेसिस पर इन कंट्रीज़ को जोड़ चुका है, इनसे एक रूट बना रहा है जिसको नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में ये नेपाल को भी एज अ इम्पॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर कंसीडर करते हैं।
तो ये जो नेपाल और चाइना के बीच की दोस्ती बढ़ रही है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इन दोनों के संबंध में जो चैलेंजेस हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे, और वही कह सकते हो एक बॉर्डर डिस्प्यूट के तौर पर निकल कर आया। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है काला पानी लिम्पादुरा, ये वाला जो पूरा मामला है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। 2019 के नवंबर के महीने में दोस्तों ये पर्टिकुलर इशू जो है वो उभर कर आया था। ये जो अभी आप हिस्सा देख रहे हो ना, काला पानी लिपुलेक लिम्पियादुरा, ये हमारे उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंड की टेरिटरी है। इन टेरिटरी को यहाँ पर क्या कर रहा है, नेपाल अपना बता रहा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या नए नए अपडेट्स आते हैं, जो भी होंगे वो आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है अभी भी इसको ज्वाइन करने का। जैसे आपने देखा आर्टिकल के अंदर में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर बहुत कुछ आपने डिस्कस किया। अपने एग्जामिनेशन का जीएस पेपर नंबर 2 का एक सेक्शन भी खत्म कर दिया, इंडिया नेपाल के रिलेशंस। ऐसे हर एक आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपको दिया जाता है। वो सारा डेटा दोस्तों इस ग्रुप में आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसको आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो या सीधा उसको ऐसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। दूसरी बात, इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है। सिक्योर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप क्या करते हो, हर बार पीडीएफ डाउनलोड करोगे, स्टोर करके रखोगे, है ना, उसको सीक्वेंस वाइज मैनेज करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टोरेज के इश्यूज आते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर 1.5-2 साल की करंट अफेयर्स की है। वैसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस ग्रुप के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपने पढ़ रखा है याद नहीं आ रहा है, तो सीधा सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा टॉपिक, चाहे वो 1.5-2 साल पुराना क्यों ना हो, सीधा आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स ग्रुप में दोस्तों। सारे जो पीडीएफ है डेट वाइज पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का अगर आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ पर चेक कर सको कि मुझे इस ग्रुप में क्या मिल रहा है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों प्लीज़ यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम अपने जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। आपने देखा होगा फ्रंट पेज पर आर्टिकल छपा हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ था वो अभी हटा दिया है, बट अभी भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। ऐसा भी नहीं खुलकर भरकर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट आपको नजर आएगी। क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों बात है पिछले साल 2023 की। साल 2023 में दिसंबर के महीने में इंडिया में अनियन क्राइसिस नजर आया। अनियन क्राइसिस क्या था, जो ये प्याज है दोस्तों, इसका प्रोडक्शन जो है उस लेवल पर नहीं हो रहा था जिस लेवल पर होना चाहिए था। यानी कि हमारे जो देश की रिक्वायरमेंट्स है, देश की जो डिमांड है, हर कोई प्याज खा रहा है, बहुत सारे लोग खा ही रहे हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर उनको उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अब हुआ क्या, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, डिमांड ज़्यादा थी, तो सिंपल सा इकोनॉमी में क्या होगा भाई, उस चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ की कमी चल रही है लेकिन डिमांड बहुत है, वो महंगा बिकेगा जो भी बचा हुआ है बाजार में। अब दूसरी बात क्या हो रही थी, दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे थे बहुत सारा प्याज। इंडिया का प्याज ना काफ़ी सारी कंट्रीज पसंद कर रही है, क्योंकि भारत का प्याज तीखा होता है तो काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारा प्याज। अब हुआ क्या दोस्तों, जब सिचुएशन ऐसी थी, हम अपने देश में डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट पे अगर हम रोक लगाएंगे तभी मामला संभलेगा। तो एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी गई दोस्तों, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया कुछ समय के लिए। और एक्सपोर्ट बैन हो गया, इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उसको क्या यूज़ किया जाएगा, वो हमारे देश में जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा करने में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि प्राइस वगैरह बढ़ रहे थे। तो प्राइस को स्टेबल करने के लिए ये कदम उठाया गया, एक्सपोर्ट को रोक दिया गया। और पिछले कुछ समय पर थोड़े थोड़े करके यहाँ पर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं यानी एक्सपोर्ट को लेकर। आपको याद होगा बहुत टॉपिक्स आ चुके हैं, तो एग्जाम के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। तो अभी लंबे समय से, पिछले साल से अभी तक दोस्तों इसके ऊपर बैन लगा हुआ था, बट कल के दिन केंद्र सरकार ने इस बैन को हटा दिया है। 6 महीने हो चुके हैं लगभग इस बैन को लगे हुए, इसको हटा दिया गया है।
और बोला है कि अब आप प्याज एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगेगी क्योंकि अभी भी सिचुएशन पूरी स्टेबल नहीं है ना। तो अभी भी एक्सपोर्ट करोगे तो वो जो बायर होगा बाहर से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पर चार्ज होगी। तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और जिससे यहाँ पर ज़्यादा बिकेगा नहीं, बिकेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो एक रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। तो वही यहाँ पर डिसीजन दिया गया है कि भैया अप्रैल 25 को भी हमने कुछ छूट दी थी कि भाई आप 2000 टन तक जो वाइट अनियन है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये वाली छूट भी दे चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर जैसे जैसे सिचुएशन स्टेबल होती चलेगी वैसे वैसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को और ज़्यादा ओपन करते चलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में जो अनियन के प्राइसेस थे दोस्तों वो पिछले कुछ महीने में बहुत तेज़ी से बढ़े थे, क्योंकि जो प्याज के बड़े सप्लायर्स है दुनिया में, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट हो, इन सब ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक लगा दी थी क्योंकि सिचुएशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस उस काबिल नहीं थी जो हमारे अनियन की प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकें। समझ गए? तो ये कदम उठाया गया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, क्या एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी मिल रही है जो आप लिख सको या एग्ज़ाम में पूछी जा सके? तो ऐसा कुछ खास नहीं है दोस्तों। अगर कुछ पढ़ना है डिटेल से थोड़ा सा अनियन के कंडीशंस के बारे में पढ़ो। क्या पढ़ना चाहिए आपको? ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, अब न्यूज़ के ज़रिए इसका बैकग्राउंड डेटा पढ़िए कि भाई गवर्नमेंट ने अनियन के प्राइस के ऊपर में, अनियन के प्राइस की वजह से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन क्यों लगाया? क्योंकि ताकि प्राइस को कंट्रोल करना था। पूरा सिचुएशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और प्याज की कमी हो रही थी क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते रहते दूसरी तरफ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती, तो प्याज की कमी हो जाती है ना। फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कदम उठाया गया क्योंकि प्याज अगर कम हो जाता तो लोगों तक ये पहुंच नहीं पाता, इससे फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होती। तो एक्सपोर्ट को कम करके सरकार ने मेंशन किया कि भैया एक एसेंशियल फूड आइटम है, हर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो उसका शॉर्टेज ना हो। समझ गए? तो इसलिए ये काम किया गया। नाउ अब प्याज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अनियन एक इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी है जिसको दुनिया भर में उगाया जाता है, क्योंकि प्याज के बहुत सारे फायदे भी बताए जाते हैं। अगर आप देखो मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत सारी हैं, कई सारी बीमारियों के लिए यहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के मामले में, तो इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अनियन का। अच्छा, दूसरे हैं हम, तो पहला कौन है? पहला है यहाँ पर चाइना। बाकी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ मेजर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन राज्यों में से भी महाराष्ट्र टॉप पर है और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो ये दोनों स्टेट्स आज भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये अनियन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जिसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और न्यूज़ आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से आप इसको लिंक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो टॉपिक है साइंस एंड टेक के पेज पर प्रेजेंट है। आपको पता है ना आज संडे है, संडे में कोई आर्टिकल नहीं आते, लेकिन संडे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज आता है और वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो साइंस एंड टेक के पेज को आप बिल्कुल भी हल्के में या नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है, एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बोला गया है जो लेप्रोजी का कनेक्शन है वो रेड स्क्वायरल्स से भी देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों लेप्रोजी एक प्रकार की बीमारी, एक प्रकार की डिजीज़ है जो इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। अब होता यहाँ पर यह है दोस्तों, अभी तक ये देखने को मिला कि एक बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में फैल जाती है लेप्रोजी, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। बट कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें बताया गया कि लेप्रोजी का कनेक्शन एनिमल्स के थ्रू भी है, जानवरों से इंसान में यहाँ पर यह फैला है। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इंग्लिश सिटी ऑफ विंचेस्टर, यानी मेडिवल पीरियड के समय की बात हो रही है, बहुत पुराने ज़माने की जो ये साइट्स है दोस्तों, वहाँ पे कुछ एविडेंसेस, कुछ सबूत मिले हैं और ये पाया गया है कि जो रेड स्क्वायरल्स हैं, जो गिलहरी हैं रेड वाली, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक समय पर बहुत इंपॉर्टेंट होस्ट हुआ करती थी माइकोबैक्टीरियम लैप्राई की, यानी वो बैक्टीरिया जिससे ये बीमारी फैलती है लेप्रोजी नाम की, उसको फैलाने वाली या उसका सबसे बड़ा जो होस्ट है वो रेड स्क्वायरल हुआ करती थी एक समय पर। ये बात ही तो हमें स्टडी में पता चली है और इसी रेड स्क्वायरल से जो ये लेप्रोजी है वो लोगों में फैलता था, ये भी स्टडी के अंदर में बताया गया। तो जो लेप्रोजी है दोस्तों आज के समय पर एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी बताई जाती है मानव के इतिहास में, जो कि आज भी प्रेजेंट है एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई सारे कंट्रीज़ में।
हज़ारों साल से जो ह्यूमंस हैं उनको यही बोला गया, या वो यही सोचते थे कि ये जो बीमारी है इसका जो इकलौता होस्ट है वो यहाँ पर नेचुरल होस्ट है, नेचुरली यहाँ पर बीमारी होती है और इसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है। लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई दोस्तों कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स के अंदर भी लेप्रोजी पाया गया है, पिछले 10 सालों में बहुत सारे डेटा आए हैं जिसमें चिंपैंजी, रेड स्क्वायरल और भी कुछ एनिमल्स के अंदर में ये लेप्रोजी जो है दोस्तों वो देखने को मिला। उसके इंपॉर्टेंट होस्ट देखने को मिले, वो जानवर जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम फैलती है। तब से यहाँ पर दोस्तों चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी हैं और बताया जा रहा है कि लेप्रोजी का कनेक्शन किसी एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से है, जिसके बाद यहाँ पर वो इंसानों में फैला। कई सारे इंसानों में यहाँ पर ये जो लेप्रोजी वो फैलती चली गई। तो जो हम सोच रहे थे कि भैया नेचुरली यहाँ पर बीमारी फैलती है, कह सकते हो कि नेचुरल होस्ट है इसका, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या इंसान से बीमारी फैल रही है, इंसान ही खुद इसका नेचुरल होस्ट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर स्टडीज़ ने काफ़ी सारी चीज़ें बदल सी दी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब रिसर्चर्स इसके ऊपर और बहुत सारी जो जानकारियाँ वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो लेप्रोजी एक ऐसी कंडीशन है जो इसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या होती है लेप्रोजी और इसका इंडिया का साथ में कनेक्शन क्या है, ज़रा मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ। एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना है तो यहाँ पर स्पेशली इंडिया के केसेस को देखते हुए चलना। तो लेप्रोजी दोस्तों एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस की वजह से होती है, कहोगे नहीं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। और ध्यान रखिएगा लेप्रोजी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी, एक ऐसी डिजीज़ जिसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है बट है बहुत खतरनाक। जैसे सांप के काटने की वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है, वो भी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। और लेप्रोजी के केसेस अभी भी दोस्तों 120 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट हैं। 20 लाख से ज़्यादा नए केसेस आपको यहाँ पे हर साल देखने को मिल जाते हैं लेप्रोजी के। 20 लाख नहीं, 2 लाख के आसपास केसेस। अब बात आती है सिम्टम्स की। अगर किसी को लेप्रोजी हो भी जाए उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले उस इंसान की जो स्किन है उसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा उसकी जो नर्व्स हैं, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसके बाद धीरे धीरे करके आंखें वो भी डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, कह सकते हो एक स्पॉट बन जाता है रेड कलर का, डार्क कलर का यहाँ पर देखने को मिलता है स्किन के ऊपर, है ना। उसके अलावा कह सकते हो कि जो आईब्रोज वगैरह है वो ख़त्म सी हो जाती हैं, हेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जो हाथ पैर है वो मुड़ने लगते हैं। उसमें यहाँ पर एक जो कर्ल वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे हाथ पर इस तरीके से घूम जाते हैं, मुड़ने लगते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। हाथ में और पैरों में पैरालिसिस भी हो सकता है। ये दोस्तों सिम्टम्स हैं लेप्रोजी के। सवाल ये है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर लेप्रोजी बीमारी फैलती है। तो एक इंसान के, मान लो एक इंसान है जो कि इस बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल इंसान के सामने खड़ा है, कुछ बोल रहा है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, या नोज़ या माउथ की जो ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, उसके कांटेक्ट में कोई इंसान आता है तो इससे भी दोस्तों ये ट्रांसमिशन हो सकता है लेप्रोजी का। अब बात है ट्रीटमेंट की, क्या क्या इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल है? तो बिल्कुल लेप्रोजी को ठीक किया जा सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से। अब ये मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है? यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों का यूज़ करके दोस्तों इसको ठीक करा जाता है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, अगर वो अर्ली स्टेजेस में हो जाए, यानी स्टार्टिंग के तौर पे ही आपको पता चल जाए हाँ लेप्रोजी से इंसान गुजर रहा है और तुरंत ट्रीटमेंट दे दिया जाए, तो उसके शरीर में जो डिसेबिलिटी है दोस्तों वो रोकी जा सकती है। अगर आप ट्रीटमेंट लेट देते हो तो वो इंसान कहीं ना कहीं डिसेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लेप्रोजी है इसमें अच्छी बात यह है कि ये हेरिडेटरी नहीं है। अब ये किसी पेरेंट्स से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो ऐसा केस है तो माँ बाप से बच्चे में फैल सकती है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स से बच्चों में ये नहीं फैलेगी, इसकी सही और ख़ास बात आपको ये देखने को मिलेगी। बाकी अब दुनिया भर में लेप्रोजी को लेकर एक पर्टिकुलर सिनेरियो क्या बोलता है, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों साल 2021 में बोला गया है लगभग 1,40,000 नए लेप्रोजी के केसेस रिपोर्ट करे गए थे, जिसमें से 95% नए केसेस आए थे 23 अलग अलग देशों से। समझ गए? और जो ये लेप्रोजी है ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान को या पुरुष को या केवल महिला को अफेक्ट करे, दोनों ही कह सकते हो जेंडर्स को अफेक्ट कर सकता है। और दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में अगर आप देखोगे तो पुरुष ज़्यादा खतरे में है, महिला कम खतरे में है इस लेप्रोजी बीमारी को देखते हुए। इसका जो रेशियो है वो 2:1 का है, 2 पुरुष को तो 1 महिला को यहाँ पर बीमारी होती हुई नजर आ रही है। यह WHO का ग्लोबल लेप्रोजी रिपोर्ट बताती है। और जो 6% नए केसेस लेप्रोजी के देखने को मिले दोस्तों, उसमें से यहाँ पर बच्चे भी प्रेजेंट थे जिनकी उम्र 15 से कम उम्र थी।
तो कहीं ना कहीं 2020 से 21 के बीच के डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो 10% की बढ़ोतरी हुई है इन नए केसेस के अंदर, यानी केसेस बड़े हैं, ऐसा यहां पर मेंशन किया गया। फिर रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 2019 के कंपैरिजन में 2021 में केसेस लोअर थे, लेकिन 2020 2021 को कंपेयर करोगे तो यहां पर इंक्रीमेंट आया है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है? तो दोस्तों ट्रांसमिशन की वजह से नहीं, प्रॉब्लम ये थी जो लेप्रोजी के केसेस हैं इनको कोविड-19 के समय पर ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड-19 के समय पर पूरा लॉकडाउन था भाई, सब कुछ बंद था, तो अलग अलग बीमारियों को पता ही नहीं चल पाया, उनको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाया, तो इस चक्कर में कई सारे केसेस बढ़ते हुए नजर आए, बाद में देखे गए। तो फिर बात आती है इंडियन एफर्ट्स की, भारत क्या कर रहा है आज के समय पर इस लेप्रोजी जैसी कंडीशन को रोकने के लिए। तो साल 2017 में सरकार ने एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्पार्श लेप्रोजी अवेयरनेस कैंपेन, जहां पर एक जागरूकता फैलाने की बात की है लेप्रोजी के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ये समझाया गया कि भी अगर आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट ले लोगे तो कितना बेहतर रहेगा। फिर दूसरा एफर्ट है नेशनल लेप्रोजी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका मेन फोकस यही है कि हम इस लेप्रोजी को पूरी तरह से खत्म कर दें, इरेडिकेट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे एक खुद की बनाई हुई वैक्सीन भी लॉन्च की गई है जो लेप्रोजी को ठीक करती है, और उस वैक्सीन का नाम है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, इस नाम से यहाँ पर वैक्सीन जानी जाती है। इसको डेवलप किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के थ्रू। ये जो वैक्सीन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक इंसान को बचा सकती है इस लेप्रोजी से। तो ये कुछ इंडियन एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप इसके बारे में भी आपको बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ दोस्तों एक और आर्टिकल है आज के द हिंदू अखबार में, पेज नंबर 15 पर प्रेजेंट है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक करेंगे। बात हो रही है पुलिकट लेक इन पेरिल अगेन। क्या मतलब है? पुलिकट लेक जो है, जो झील प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर में, ये झील फिर से काफ़ी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जहां पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई पुलिकट लेक के पास में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन किया जाएगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा एक्सपैंड होंगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पुलिकट लेक पर पड़ेगा। और पुलिकट लेक की जब बात करते हैं तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जाते हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर में। ये एक ऐसी लेक है जहां पर कह सकते हो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो एवियन स्पीशीज हैं, बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं दोस्तों, वो रहती हैं। उन बर्ड्स की प्रजातियों को सपोर्ट करने के लिए यहां पर ये पुलिकट लेक प्रेजेंट है। लगभग 10,000 से ज़्यादा जो ट्रेडिशनल फिशर फैमिलीज हैं, जो मछुआरे हैं, वो यहाँ पे लंबे समय से आप कह सकते हो अपना जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, मछली पकड़कर ले जाकर मार्केट में बेचकर उनका ज़िंदगी चल रही है। बट जिस तरीके से अभी कदम लिए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, और ज़्यादा पुलिकट लेक डैमेज होगी, पोल्यूशन और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों, जिसको लेकर बताया जा रहा है वापस से पुलिकट लेक खतरे में नजर आ रही है। तो ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़रा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन आपने पढ़ना क्या होगा, थोड़े से यहाँ पर डेटा पढ़ना होगा जो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे पहली चीज़ पुलिकट लेक के बारे में, तो पुलिकट क्या है? एक झील है, लेकिन यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है दोस्तों वो ब्रैकिश वाटर है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकिश मतलब खारा पानी प्रेजेंट है, नमकीन पानी प्रेजेंट है। अब बात आती है पुलिकट लेक की लोकेशन की, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश और नीचे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पर आपको ये पुलिकट लेक, ये आप देख पाओगे, ये पुलिकट लेक है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में है और मैक्सिमम हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारी नदियां हैं जो इस लेक को भरती हैं, क्योंकि झील में पानी आएगा कहाँ से? कई सारी नदियों से आ रहा होगा। वो कौन कौन सी नदी है? अरानी नदी है, कलंगी रिवर है, देन उसके बाद में स्वर्णमुखी नदी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो पुलिकट लेक हमारे जो ग्लोबल नेटवर्क है, जिसको लिविंग लेक्स का नेटवर्क बोला जाता है, उसका हिस्सा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पूरे देश की यानी पूरे इंडिया की ये सेकेंड बिगेस्ट सॉल्टी वाटर एरिया है दोस्तों ईस्टर्न इंडिया में। यानी सॉल्टी वाटर, खारे पानी वाला एरिया जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे पहला जो लेक है वो है चिलिका लेक, ये दूसरी सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती है अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को। तो ये बात हो गई यहाँ पर पुलिकट लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की। आई होप आपको इसके बारे में भी बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही अखबार में साइंस एंड टेक का जो पेज है वहाँ पर पेज नंबर 10, मतलब पेज नंबर 10 ही है वो, एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको अगेन आप जीएस नंबर 2 हेल्थ से लिंक करोगे।
और ये आर्टिकल भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अनियन एक्सपोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही दोस्तों H5N1 बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, इतनी बार चर्चा हो चुकी है आपको रट गया होगा। लेकिन एनीवे आर्टिकल बार बार प्रेजेंट है, पढ़ेंगे, रिवीजन होगा और क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपका रिवीजन भी होता रहेगा डेली बेसिस पे, जब चीज़ें रिपीट होंगी रिपीट कर लेंगे कवर, क्योंकि होता क्या है हम अलग से टाइम रिवीजन पर दे नहीं पाते हैं, तो यहीं पे हो जाएगा तो और बेस्ट है। चलिए आप ना पहले रिकॉल करने की कोशिश करना मेरे पढ़ाने से पहले कि हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने आपको H5N1 में पढ़ा रखी है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए कह रहा हूँ मैं, जो पढ़ चुका है ऑलरेडी, मैं सॉरी जिस जो पढ़ चुका है ऑलरेडी उसको बोल रहा हूँ रिकॉल करना, जो नहीं पढ़ा है वो मेरे साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर H5N1 आउटब्रेक के बारे में। आखिर मामला क्या है, क्यों न्यूज़ में आया। अभी थोड़े दिनों पहले ये इंडिया के केस में न्यूज़ में आया था, क्यों केरला में दोस्तों H5N1 के बहुत सारे केसेस नजर आए मुर्गों में, मुर्गियाँ यानी जो पोल्ट्री फार्म्स है वहाँ पर। अब क्या हुआ, एक नई मिस्ट्री आ चुकी है दोस्तों, एक नई पहेली सामने आ चुकी है। पहेली यह है कि टेक्सास में यानी अमेरिका के अंदर यही H5N1 यानी जो बर्ड फ्लू है इसके केसेस गाय और भैंसों में पाए गए। और गाय भैंसों में ये केस कैसे आए, इसका ट्रांसमिशन का अभी भी दोस्तों इसके पीछे का जो रीज़न है वो नहीं पता। तो H5N1 अब ये जो केसेस है दोस्तों ये यूएसए के अंदर में जो गाय भैंस हैं उनमें बढ़ते चले जा रहे हैं। 36 अलग अलग ग्रुप में अलग अलग 9 राज्य जो हैं यूएस के, वहाँ पर ये केसेस नज़र आ चुके हैं। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा है या जिसको हम H5N1 के नाम से जानते हैं, ये अब धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल रहा है और ये एक चिंताजनक बात है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये एक्सपैंड हो चुके हैं सभी कॉन्टिनेंट्स में, सभी जगह पर बीमारी पहुंच चुकी है, कुछ रीजन्स को छोड़कर बस। तो ये आने वाले समय पर एक नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हाल ही में जो अमेरिका के अंदर में आउटब्रेक हुआ, ये केवल गाय भैंसों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, फार्म के अंदर जो बिल्लियां पल रही हैं उनको भी बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है। और ऐसे ही 7 बिल्लियों के अंदर में यहाँ पर ये इन्फेक्शन देखने को मिला। अब सवाल यह है कि इनमें ये पहुंचा कैसे, ट्रांसमिशन के पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो नहीं पता चल रहा। अब जो इंसान इनके कांटेक्ट में आएगा अगेन उसको भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी एक चांसेस है। अब प्रॉब्लम यह है इस बीमारी की वजह से जो गाय भैंस है दोस्तों उनका रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिससे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन या बड़ी बड़ी और भी इंडस्ट्रीज़ जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो इम्पैक्ट कर सकती हैं अगर ये प्रॉब्लम बड़ी होकर फैलती है तो। और जैसे मैंने बोला इसी साल हमने इंडिया में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड सभी जगह पर बड़े बड़े आउटब्रेक्स देखे। इस एवियन इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे केसेस नजर आए दोस्तों। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन एक्शन तो तभी लिया जाएगा जब इसके ट्रांसमिशन को पता किया जाए। अभी तक ये ट्रांसमिशन अनक्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर हमारे इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है। लेकिन अगेन वही बात, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है H5N1 या एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या है ये आखिरकार? तो एवियन इन्फ्लुएंजा कह लो इसे या बर्ड फ्लू कह लो, दोनों एक ही नाम है। यह वो बीमारी है जो कि एक इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रही है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए की वजह से। इन्फ्लुएंजा में भी अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं, पता होगा। यहाँ पर इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से बीमारी फैलती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ये जो वायरस है ये डायरेक्टली यहाँ पे हमारे बर्ड्स को इम्पैक्ट कर रहा है, बर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है। और जो H5N1 ये वायरस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंजा है, स्पेशली ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है दोस्तों, ये जानवरों को तो अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ में ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है जो ह्यूमन इन बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा। और जब एक इंसान में बीमारी फैलेगी तो उसमें कई सारे प्रकार के लक्षण नजर आएंगे। और वो लक्षण कैसे होंगे? जैसे यहाँ पर बुखार होना, कफ होना, उसका गला खराब होना, मसल्स में पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और कई सारे लोगों में सिचुएशन और खतरनाक हो सकती है, उनकी रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे कुछ सिम्टम्स हैं। जब ह्यूमंस में ये वायरस फैलेगा तब ये सिम्टम्स कैसे नजर आएंगे। अब दोस्तों इंडिया के अंदर में भी एवियन इन्फ्लुएंजा का एक इम्पैक्ट है। मैं आपको बताऊं, साल 2019 में इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री कंट्री, यानी हमारे देश में साल 2019 तक एक भी केस नहीं था एवियन इन्फ्लुएंजा का। लेकिन दिसंबर 2020 में और 2021 की शुरुआत में ये एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 और H5N8 के केसेस रिपोर्ट करे गए इंडिया में 15 राज्यों के अंदर।
तो 15 राज्यों में अगेन वापस से बीमारी फैल गई। 2019 में खत्म हो गई थी, 2020-21 में वापस आ गई। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कुछ एविडेंस यहाँ पर ये बोलते हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, आपका ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट एंटीवायरल ड्रग का आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि जो ये इन्फ्लुएंजा में टाइप ए वाले वायरस की वजह से ये एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू फैल रहा है। वैसे ही दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस में इसके 4 प्रकार होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। अब इसमें जो इन्फ्लुएंजा ए एंड बी है, ये दोनों इन्फ्लुएंजास को आप देखोगे दोस्तों तो ये सीजनल इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। हर साल सीजन के बेसिस पर यहाँ पर इन्फेक्शन होता है। और जो इन्फ्लुएंजा सी है दोस्तों, ये ज़्यादातर ह्यूमंस में देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में ये डॉग्स और पिग्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, उनमें ही आकर होता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन आता है इन्फ्लुएंजा डी, ये ज़्यादातर यहाँ पर गाय भैंसों में, कैटल्स में देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जाना जाता है कि हमारे ह्यूमंस, मतलब ऐसा भी इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ह्यूमंस को इतना इम्पैक्ट करे, ठीक है। बट ये आपको चारों प्रकार ध्यान रखने हैं, चारों प्रकार इंपॉर्टेंट हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे वो टाइप ए वाले के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, H5N1 के बारे में। अच्छा, ये H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस बोल रहे हैं, तो ये H और N क्या चीज़ को डिनोट करता है दोस्तों? H का मतलब है हेमाग्लूटिनिन और दूसरा N का मतलब है न्यूरामिनिडेस। यही चीज़ें प्रेजेंट, अब जितने मात्रा में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इसको नाम दे दिया जाता है H5N1, समझ गए, H5N1। इसके अलग अलग प्रकार के सब टाइप्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आज के अखबार से, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, जो थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2020 का क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे भारतीय संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वो तीनों ही हिस्से हैं दोस्तों, चाहे वो प्रियम्बल हो, डीपीएसपी हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये सब कह सकते हो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे आते हैं और करते हैं वीडियो को एंड। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।